वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 100 से। टॉपिक है इनपुट बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज़ करके इनपुट लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जो आगे का पार्ट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए। इस वीडियो में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, इनपुट बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू इनपुट द डेटा वैल्यू इन जावा प्रोग्रामिंग। तो ये एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। The user may have option to change the data during execution of the program. इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को यूज़ करके यूज़र क्या कर सकता है? एग्जीक्यूशन टाइम पे डेटा को चेंज कर सकता है। दिस सिस्टम यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्लासेस, दैट इज इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर रीडर। तो ये जो सिस्टम है ये दो क्लास को कंबाइन करके यूज़ करता है। एक है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास और नेक्स्ट वन इज बफर रीडर क्लास। The significance of these classes is discussed below. अब देखो, दो क्लास का क्या फंक्शन है। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, इसका क्या फंक्शन है? The data given to the computer is converted into machine code. तो वो तो हम जानते ही है कि जो डेटा हम देते हैं उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके फिर प्रोसेसर यूज़ करता है। That is binary form. This machine code needs to be transferred to the CPU in the form of binary bit pattern. तो देखो, ये जो मशीन कोड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बाइनरी बीट पैटर्न, मतलब बाइनरी नंबर्स का एक पैटर्न। ठीक है, या बोल सकते हो बाइनरी बिट्स का एक पैटर्न। ठीक है, तो प्रोसेसर जब ये डेटा को प्रोसेस करेगा तब वो तो हम जो दे रहे हैं उसे प्रोसेस नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो उसी बाइनरी बिट्स को लेके काम करेगा। ठीक है, हेंस द सिस्टम ट्राइज टू स्ट्रीमलाइन द बिट्स सो दैट दे डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड और हैम्पर्ड एंड कॉजेस एनी इनपुट एरर। मतलब ये जो बाइनरी बिट्स होते हैं वो ना लेंदी होता है, मतलब बहुत सारे नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो क्लास है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, ये क्या करता है? ये उस लेंदी डेटा को एक स्ट्रीम लाइन में ऑर्गेनाइज करता है कि वो डिस्टर्ब्ड ना हो। मतलब इतना लेंदी डेटा, इतना नंबर्स का कॉम्बिनेशन, सिर्फ 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये स्ट्रीमलाइन कर देता है कि प्रोसेसर ठीक से डेटा को पाए और फिर उसे प्रोसेस कर पाए। ठीक है, द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बिट इज डन बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास। तो यही इसका फंक्शन है कि डेटा को स्ट्रीमलाइन में ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब देखो बफर रीडर क्लास, इसका क्या फंक्शन है? अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ हाई स्पीड बफर डिवाइस, दैट इज अ टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस इन बिटवीन इनपुट यूनिट एंड प्रोसेसर। देखो, प्रोसेसर बहुत स्पीडी है लेकिन इनपुट यूनिट या बोल सकते हो आउटपुट यूनिट ये उतना स्पीडी नहीं होता है, तो एक स्पीड का मिसमैच हो जाएगा। तो ये ना हो इसलिए क्या होता है, इन दोनों के बीच एक टेम्पररी मेमोरी यूज़ होता है, उसे हम बफर कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेसर की तरह उतना हाई स्पीड है। ठीक है, ये क्या करता है? ये इनपुट डिवाइस से इनपुट लेकर प्रोसेसर को जल्दी सप्लाई करता है कि उसका स्पीड जो है वो हम पूरा यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस। तो देखो,
In order to synchronize the speed of I/O device, that is input and output device, and processor, buffer allows storing of input streamlined bit pattern so that the instant supply of data can be done to the CPU without any delay. ठीक है, तो बफर क्या करता है, वही जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास ने स्ट्रीमलाइन कर दिया है डेटा को, उसे लेकर प्रोसेसर को जल्दी सप्लाई करता है. ठीक है, कि उसका टाइम हम पूरा यूटिलाइज कर सके, या बोल सकते हो कि जो स्पीड का मिसमैच है वो ख़त्म हो जाए. ठीक है, और कोई डिले भी ना हो. ठीक है, thus द बफर रीडर क्लास इज यूज्ड. तो ये है दो क्लास का फंक्शन. अब देखो, प्रोसेस टू इनपुट डेटा बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास. कैसे हम इनपुट लेते हैं इस क्लास को यूज करके देखो. इंक्लूड java.io पैकेज बाय यूजिंग import java.io स्टार. मतलब जब भी तुमको ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज करना हो, तब ही तुम्हें java.io का जो पैकेज है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन ही होगा import java.io.star. ठीक है, this enables java.io package to be used in your program. ठीक है, तो ये लाइन अगर लिखोगे import java.io.star, तो ये क्या करेगा, java.io का जो पैकेज है उसे यूज करने देगा. बेसिकली दिस पैकेज इज imported to avail facility of using input output functions like read line और print line. ठीक है, अगर तुम इसे इंक्लूड करोगे तो तुम ये जो read line फंक्शन है और print line फंक्शन है इसे यूज कर पाओगे प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्रिएट क्लास बाय यूजिंग पब्लिक क्लास देन क्लास नेम. मतलब वो जो import java.io.star लाइन है, उसके बाद कौन सा लाइन आएगा प्रोग्राम में, क्लास डिक्लेरेशन लाइन आएगा. मतलब ये जो है पब्लिक क्लास देन उसके बाद क्लास नेम, ये वाला लाइन आएगा. ठीक है, द क्लास नेम मे बी एनी नेम नॉर्मली सिलेक्टेड एंड suitable to the operation to be performed in your program. मतलब प्रोग्राम जिसके बारे में है उसके हिसाब से क्लास नेम दो. जैसे अगर एडिशन का प्रोग्राम हो तो क्लास नेम ऐड दो या एडिशन दो, इस टाइप का. ठीक है, क्लास नेम को देख के पता चलना चाहिए कि प्रोग्राम के अंदर क्या है, मतलब प्रोग्राम किसके बारे में है. ठीक है, नेक्स्ट, डिक्लेयर मेन फंक्शन हेडर एज. मतलब उसके बाद कौन सा लाइन आएगा, उसके बाद आएगा मेन फंक्शन डिक्लेरेशन लाइन. मतलब ये जो लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्स, फिर ब्रैकेट के बाहर थ्रो आयो एक्सेप्शन, ये वाला लाइन उसके बाद लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर एक क्लास का ओपनिंग ब्रेस हम देते हैं जो यहाँ पे नहीं बोला है, फिर उसके बाद मेन का जो डिक्लेरेशन लाइन है, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स थ्रो आयो एक्सेप्शन, ये वाला लाइन होगा, फिर मेन का ओपनिंग ब्रेस होगा. ठीक है, फिर जो बॉडी है प्रोग्राम का वो होगा. ठीक है, अब देखो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक एक कीवर्ड का अलग अलग मीनिंग है. फर्स्ट देखो पब्लिक का क्या मीनिंग है. इट इज अ कीवर्ड यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट द फंक्शन हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बीइंग यूज्ड एनीवेयर थ्रू आउट द सिस्टम. मतलब मेन जो फंक्शन है वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, मतलब कोई भी उसे यूज कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, स्टैटिक, ये क्यों हम यूज करते हैं. दिस कीवर्ड स्टेट्स दैट द फंक्शन डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट क्रिएशन.
मतलब ये जो मेन फंक्शन है इसे कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये अपने आप से ही कॉल हो सकता है। इसके बाद आता है void। It refers to the non-returnable type function, that is the function will not return any value। मतलब ये जो मेन फंक्शन है ये कोई दूसरे फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू इसमें कैलकुलेट होगा ये उसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकेगा, किसी फंक्शन को रिटर्न करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन को हम void दे के डिक्लेयर करें तो वो किसी दूसरे फंक्शन को कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मेन में वो ज़रूरी भी नहीं है, तो इसलिए मेन को हम लोग void करके डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेन, इट इज़ द फंक्शन नेम। द मेन फंक्शन इज कॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम मेन ही है, ठीक है। एज सुन एज द कमांड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इज इश्यूड, द कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट रीचेस टू द मेन फंक्शन फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब जब भी कोई कमांड इशू हो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने के लिए, तब कंट्रोल डायरेक्टली मेन फंक्शन को कॉल कर लेता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है। दिस इज़ वाई द मेन फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट। मतलब मेन फंक्शन सब फंक्शन का मेन है, ठीक है। हर एक फंक्शन जो जो काम करता है वो अगर एग्जीक्यूट करना हो तो मेन फंक्शन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्ट्रिंग आर्ग्स, इस कीवर्ड का क्या मीनिंग है। दिस इज एन आर्ग्स एरे दैट रिसीव्स द वैल्यूज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एज अ स्ट्रिंग डेटा। मतलब जो कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं उसे स्ट्रिंग टाइप डेटा करके उसे आर्ग्स नाम का जो एरे है उसमें स्टोर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट throws IO exception. Sometimes the program experience IO errors even if the programming statements have correct syntax. कभी कभी कुछ एरर आ जाता है IO डिवाइस में, अगर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट करेक्ट हो तो भी एरर आ जाता है कभी कभी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो तो हो ही सकता है। It eliminates the IO error if any that creep in while programming, ठीक है। तो ये क्या करता है, उस टाइप का एरर अगर क्रिएट हो तो उसे रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स थ्रोस IO एक्सेप्शन, पूरे लाइन का मीनिंग। एक एक कीवर्ड के फंक्शन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स थ्रोस IO एक्सेप्शन, ये वाले लाइन के बाद कौन सा लाइन आएगा। अब आएगा इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, ये वाला लाइन, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग क्या है, दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर टाइप। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इनपुट स्ट्रीम रीडर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, से रीड, मतलब यहाँ पे जिसका नाम रीड है, ठीक है। टू एक्यूमुलेट स्ट्रीमलाइंड बिट पैटर्न फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बिट पैटर्न को एक्यूमुलेट करने के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो वही जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का लाइन है उसके बाद मेन का ओपनिंग ब्रेस होगा, फिर ये वाला लाइन आएगा प्रोग्राम में, ठीक है। अब देखो और एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक इसके बाद ही आएगा, मतलब पॉइंट 4 में जो लाइन है उसके बाद ही पॉइंट 5 का लाइन आएगा। देखो बफर रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर रीडर रीड, ये वाला लाइन। इस लाइन का मीनिंग क्या है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन
ऑफ बफर रीडर टाइप। अब वो जो बफर रीडर क्लास यूज करना है उसका भी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, तो वो करेगा ये वाला लाइन। ठीक है, टू स्टोर द इनपुट डेटा एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड टेम्पोररीली। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर के लिए और एक बफर रीडर के लिए। ठीक है, अब देखो जो टॉपिक आता है वो है सिंटैक्स टू एक्सेप्ट न्यूमेरिक डेटा वैल्यू। मतलब न्यूमेरिक डेटा वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं ये बफर रीडर क्लास में। टू एक्सेप्ट एन इंटीजर अप टू 32 बिट कैसे लेंगे? इंट n system.out.println enter a number n equal to integer dot parse int ब्रैकेट में in dot read line then function bracket then closing bracket। मतलब क्या है? मतलब अगर 32 बिट का कोई इंटीजर नंबर या उससे कम लेना है या बोल सकते हो रीड करना है, तो किस लाइन से हम रीड करेंगे ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास में? n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, इस लाइन से रीड करेंगे। मतलब इस टाइप के सिस्टम में अगर कोई डेटा रीड करना है इंटीजर टाइप का तो ऐसे लिखना पड़ेगा। n एक वेरिएबल है जहाँ पे हमने ये वाला स्टेटमेंट असाइन कर दिया, इंटीजर डॉट पार्स इंट ब्रैकेट में इन डॉट रीड लाइन। ठीक है, अगर ये लाइन लिख दोगे तो n वेरिएबल में यूज़र का दिया हुआ इंटीजर नंबर असाइंड हो जाएगा। ठीक है, या बोल सकते हो n में यूज़र का दिया हुआ इंटीजर नंबर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्लोटिंग नंबर हम कैसे रीड कर सकते हैं। टू एक्सेप्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 32 बिट फ्लोट n। अब n को हमने फ्लोट टाइप का लिया है और फिर system.out.println एंटर अ रियल नंबर, ये तो जस्ट एक मैसेज है यूज़र के लिए। अब जब यूज़र देगा फ्लोटिंग नंबर तो n में कैसे रीड करेगा? देखो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट ब्रैकेट में इन डॉट रीड लाइन, इस लाइन से रीड करेगा। ठीक है, मतलब कंपाइलर जब ही इस लाइन को देखेगा तब समझेगा कि यूज़र फ्लोट टाइप डेटा दिया है और उसे हमें n में स्टोर करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना, देखो पर्स के बाद जो इंट है या पर्स के बाद जो फ्लोट है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है। मतलब इंट का I कैपिटल है और फ्लोट का F कैपिटल है। जावा बहुत केस सेंसिटिव प्रोग्राम है। इस लैंग्वेज में जहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ होता है वहाँ पे कैपिटल लेटर ही देना चाहिए, जहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ होता है वहाँ पे स्मॉल लेटर ही देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना कि पर्स के बाद कैपिटल लेटर दे के फिर स्मॉल लेटर से लिखना होगा इंट। फ्लोट भी वैसे ही लिखना है, F कैपिटल होगा और बाकी सारा स्मॉल, और रीड लाइन का L कैपिटल है। ठीक है, अब देखो टू एक्सेप्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 64 बिट, अगर 32 बिट से ज़्यादा है तो हम डबल लेंगे। ठीक है, n डबल टाइप का लेंगे और फिर कैसे रीड करेगा? देखो डबल डॉट पर्स डबल इन डॉट रीड लाइन। ठीक है, एक ही टाइप का लाइन है। इंटीजर के लिए इंटीजर डॉट पर्स इंट, फ्लोट के लिए फ्लोट डॉट पर्स फ्लोट और डबल के लिए डबल डॉट पर्स डबल। ठीक है, अब देखो सिंटैक्स टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर, मतलब अगर कैरेक्टर हो तो कैसे रीड करेगा? ch कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है यहाँ पे, देखो कैसे रीड कर रहा है, कैर ब्रैकेट में, उसके बाद फिर से ब्रैकेट इन डॉट रीड, फिर फंक्शन ब्रैकेट, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। मतलब अगर एक एक कैरेक्टर अगर रीड करना है तो हम ऐसे रीड कर सकते हैं, कैर उसके बाद इन डॉट रीड
फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो सिंटैक्स टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग। अब अगर स्ट्रिंग हो तो कैसे रीड करेंगे? देखो str एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप का है और इसका जो रीडिंग स्टेटमेंट है वो है str इक्वल टू इन डॉट रीड लाइन, जहाँ पे l कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो स्ट्रिंग रीड करने का जो लाइन है वो है इन डॉट रीड लाइन, कैर रीड करने का लाइन है कैर इन डॉट रीड, देन इंटीजर रीड करने का लाइन है इंटीजर डॉट परसेंट, देन फ्लोट रीड करने का लाइन है फ्लोट डॉट पर्स फ्लोट, और डबल रीड करने का लाइन है डबल डॉट पर्स डबल। ये पूरा लर्न कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट पेज में देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिया है जहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर यूज हुआ है। देखो एक प्रोग्राम दिया है, इन अ क्लास ऑफ n numbers of students, the number of girls is m. Write a program to input the value of n and m. Find and display the percentage of boys and girls in the class. ठीक है, तो n और m को रीड करना है यूज़र से, फिर परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स निकलना है। तो देखो पहले तो कमेंट लाइन टू फाइंड एंड डिस्प्ले द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये तो कमेंट लाइन है। नेक्स्ट import java.io.start, ये फर्स्ट लाइन होना चाहिए प्रोग्राम का, मतलब कमेंट लाइन के बाद फर्स्ट लाइन। एक्चुअली प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन बोल सकते हो। नेक्स्ट क्लास नंबर, ये तो क्लास नेम है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास हमने कहा था, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स थ्रोस आयो एक्सेप्शन, ये वाला लाइन होगा, ये भी हम बोले थे। उसके बाद देखो मेन का ओपनिंग ब्रेस। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, ये इनपुट स्ट्रीम रीडर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट बफर रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर रीडर रीड, ये बफर रीडर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब जो जो वेरिएबल लगेगा वो किस टाइप का होगा वो लिखना पड़ेगा। जैसे n, m और b इंटीजर टाइप का है तो इसलिए इंट। उसके बाद ये देखो पर b और पर g, मतलब परसेंटेज ऑफ बॉयज़ और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, इस पर्पस के लिए ये दो वेरिएबल लिया है, ये डबल टाइप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स, ये दो यूज़र से लेना है n और m। तो देखो n में इंटीजर डॉट परसेंट दे के पढ़ा है और m में भी इंटीजर डॉट परसेंट दे के पढ़ा है। ठीक है, ये दो इंटीजर टाइप के नंबर है तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट b इक्वल टू n माइनस m, मतलब टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएगा जो b में स्टोर्ड है। अब देखो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कैसे निकालेंगे, ये डबल टाइप के है तो इसलिए डबल दिया है। उसके बाद b डिवाइडेड बाय n इंटू 100, जैसे हम परसेंटेज निकलते हैं, और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वो भी डबल टाइप के है तो इसलिए डबल m डिवाइडेड बाय n इंटू 100। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इक्वल टू प्लस पर b and again system dot out dot println percentage of girls equal to plus per g। ठीक है, दो वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ऐसे बफर रीडर को यूज़ करके प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन होगा वो तो हम जानते ही हैं। एंटर द प्रोग्राम ऑन ब्लूजे एनवायरनमेंट, कंपाइल द प्रोग्राम टू मेक इट एरर फ्री, मतलब प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल में क्लिक करो, अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो प्रोग्राम ओके है। अब देखो मैसेज विल अपीयर ऑन लोअर पेन ऑफ द स्क्रीन, क्लिक क्लोज बटन, मतलब अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो क्लोज कर दो प्रोग्रामिंग विंडो को। नेक्स्ट पेज में जाओ। आप फिर क्या करना है, देखो सिलेक्ट क्लास आइकन नंबर एंड क्लिक राइट बटन ऑफ द माउस, मतलब
वही क्लास में जाके राइट बटन क्लिक करो माउस का, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, वहाँ पे वॉइड मेन का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लो। ठीक है, देखो वही बोला है, अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, सिलेक्ट एंड क्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स ऑप्शन। अ मेथड कॉल विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, क्लिक ओके। एक मेथड कॉल विंडो आएगा, उसे ओके कर दो तो टर्मिनल विंडो आ जाएगा जहाँ पे तुम रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, देखो एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स 52 and 20, देन परसेंटेज ऑफ बॉयज़ 61% 53 समथिंग, और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 38.46 समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया। फिर टर्मिनल विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ गर्ल्स देना है, फिर एंटर प्रेस कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो वही लिखा है, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, प्रेस एंटर की टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखो। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड एंड डिस्प्ले द एरिया एंड पेरीमीटर बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम। तो डायगोनल एज एन इनपुट लेना है और एरिया डिस्प्ले करना है। तो देखो पहले कमेंट लाइन, फिर इंपोर्ट वाला जो लाइन है वो, फिर पब्लिक क्लास का जो डिक्लेरेशन लाइन है वो, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का जो लाइन है वो, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, उसके बाद इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर का जो दो लाइन है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वो, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन के कौन कौन सा वेरिएबल लगेगा और उसका टाइप क्या होगा। यहाँ पे जैसे देखो सभी डबल टाइप का है, तो इसलिए डबल देके ADPAR सब ले लिया। ठीक है, अब देखो system.out.println एंटर द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, मतलब डायगोनल को देने के लिए यूज़र को मैसेज कर रहा है। फिर ये तो डबल टाइप का है, इसलिए देखो जब यूज़र डायगोनल का लेंथ देगा तो वो D में रीड होगा। कैसे? डबल डॉट पर्स डबल इस लाइन को यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद देखो A इक्वल टू D बाई math.sqrt2, ये तो साइड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्क्वायर का, कि अगर स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल को √2 से डिवाइड करना पड़ता है तो साइड आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया है A में। अब अगर साइड का लेंथ आ गया A में तो एरिया तो कैलकुलेट हम कर ही सकते हैं स्क्वायर का। कैसे करेंगे? साइड इंटू साइड, मतलब A इंटू A ऐसे, और पेरीमीटर देखो 4 इंटू A, ये दो तो जानते ही हो, एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला है स्क्वायर का। तो एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया, फिर system.out.println यूज़ करके दोनों को प्रिंट कर दो। देखो हो गया, द एरिया इक्वल टू प्लस AR और द पेरीमीटर इक्वल टू प्लस P। अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। प्रोग्राम 3, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट द नंबर ऑफ डेज एंड डिस्प्ले इट आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू नंबर ऑफ ईयर, मंथ एंड डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज लेना है और उसके बाद ईयर, मंथ और डे में कन्वर्ट करके देना है। तो देखो पहले कमेंट लाइन, फिर इंपोर्ट जावा वाला लाइन, फिर पब्लिक क्लास का जो डिक्लेरेशन लाइन है वो, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, देन यहाँ पे देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन का लाइन पहले दिया है, फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर का लाइन दिया है। लेकिन तुम लोग अगर चाहो तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का लाइन इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर के बाद भी दे सकते हो। ठीक है, एक्चुअली बाद में ही देना चाहिए, उसके बाद इनपुट स्ट्रीम रीडर का लाइन, उसके बाद बफर रीडर का लाइन, मतलब दो, वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो दो लाइन। उसके बाद देखो system.out.println एंटर द नंबर ऑफ डेज, ए वेरिएबल में इंटीजर डॉट परसेंट करके पढ़ रहा है डे को। फिर देखो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर रहा है, तो जो क्वोशंट आएगा वो y में चला जाएगा।
फिर b इक्वल टू a mod 365, मतलब रिमाइंडर ले रहा है, b में रिमाइंडर ले रहा है, ठीक है। अब c इक्वल टू क्या होगा, b बाई 30, मतलब वो जो रिमाइंडर है अब उसे मंथ में अगर कन्वर्ट करना हो तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए c में देखो 30 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आ रहा है वो c में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और d में क्या आ रहा है, उसका जो रिमाइंडर है वो, ठीक है। तो देखो y में 365 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा वो y में स्टोर होगा, तो वो हो गया ईयर। c में b को 30 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आ रहा है वो c में स्टोर होगा, वो हो गया मंथ। और d में जो बचा हुआ रिमाइंडर है वो तो डेज ही है, तो इसलिए वो d में स्टोर हो गया, ठीक है। अब देखो system.out.println दे के तीनों को प्रिंट कर दिया। पहले द नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू प्लस y, देन नंबर ऑफ मंथ इक्वल टू प्लस c, और देन नंबर ऑफ डेज इक्वल टू प्लस d, ठीक है। अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, प्रोग्राम खत्म, ठीक है। अब कंपाइल करो और रन करो, देखो वही किया है यहाँ पे, कंपाइल फिर रन, आउटपुट दे दिया, ठीक है। अब प्रोग्राम 4, एन एम्प्लॉई contributes 12% of his salary to the provident fund. Of the remaining salary, he spends 10% on house rent and 20% on education of the children. Write a program to input salary and calculate the amount deducted as provident fund, the amount spent on rent and education. डिस्प्ले द आउटपुट अकॉर्डिंगली। तो बहुत सारा कैलकुलेशन है, नेक्स्ट पेज में जाओ, कैसे प्रोग्राम करते हैं देखते हैं। देखो पहले कमेंट लाइन है, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंट ऑन पीएफ, एजुकेशन एंड ऑन रेंट, ठीक है। फिर इंपोर्ट वाला लाइन, फिर क्लास का डिक्लेरेशन लाइन, फिर उसके बाद ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का लाइन, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का ओपनिंग ब्रेस, देन उसके बाद इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर का 2 लाइन, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, देखो सेल एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और बाकी सारा डबल टाइप का है, ठीक है। उसके बाद देखो system.out.println एंटर सैलरी, ये तो यूज़र को बोल रहा है कि सैलरी को एंटर करो। उसे कैसे रीड कर रहा है, देखो integer.parseInt देके, ठीक है। इंटीजर टाइप का है सैलरी, तो इसलिए सेल में integer.parseInt यूज़ करके रीड कर रहा है। फिर देखो पीएफ का कैलकुलेशन हो रहा है, सेल डॉट 12.0 बाई 100, मतलब 12% ऑफ सैलरी। देन देखो आर सेल, मतलब शायद रिमेनिंग सैलरी, इसलिए आर सेल यूज़ किया है, इक्वल टू सैलरी माइनस पीएफ, ठीक है। तो पीएफ को अगर माइनस कर दिया तो रिमेनिंग जो सैलरी है वो आर सेल में स्टोर हो रहा है। अब देखो ईडी इक्वल टू आर सेल इंटू 20%, मतलब 20/100, तो ये एडुकेशन के लिए है जो 20%, उसका कैलकुलेशन हो रहा है। नेक्स्ट रेन इक्वल टू, मतलब रेंट के लिए देखो 10% आर सेल का जाएगा, तो इसलिए आर सेल इंटू 10/100, ठीक है। तो रेंट भी कैलकुलेट हो गया। अब देखो system.out.println दे के तीनों को प्रिंट कर दिया, पीएफ, ईडी एंड रेंट, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर का टॉपिक है ये ख़त्म होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में हम स्कैनर क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय।